नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूं। जो आपके क्या है, मैंने प्रैक्टिस सेट क्या है सीरीज़ चल रही है वो किसकी, सस्य विज्ञान की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एग्रोनॉमी। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी कैटेट, आईसीआर, जेईई या बीएचयू जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम है, ठीक है, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की हम क्लास करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। तो दोस्तों, इससे पहले क्या है, मैंने 260% करा चुका हूँ, ठीक है, कितने 260% करा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, साथ के साथ क्या है आप कमेंट में बताते चलें, ठीक है, आपका प्रश्न का आंसर क्या कमेंट में बताते चलें और लास्ट में बताएं कि आपने कितने कमेंट करें, कितने प्रश्न इनमें से ठीक करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि धान में गंदी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है। दोस्तों, धान में एक इंसेक्ट होता है, वो होता है गंदी कीट, तो उसका जो प्रकोप है वो किस समय होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अंकुरण के समय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेशन टाइम, ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन के टाइम पर। दूसरा है फूल आने के समय, जब उसका क्या इन्फ्लोरेसेंस का टाइम है तब लगता है। या ऑप्शन नंबर सी है पौधे की वृद्धि, यानी कि जब प्लांट की ग्रोथ होती है तब लगता है। ऑप्शन नंबर डी है दूधिया अवस्था पर। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो गंदी बग होता है एक कैसा रस चूसक वाला है, तो ये किस समय लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूधिया अवस्था होती है उस समय क्या ज़्यादा प्रकोप करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और धान का बोटनिकल नेम होता है क्या, क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों देखो, इस बार क्या मैं ज़्यादा आपको लंबी वीडियो नहीं बना के दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लंबी वीडियो कम देखते हो, तो इसलिए क्या है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़े थोड़े प्रश्न लाया करूँ, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो एक बोबेलियो है, एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार धान का उद्भव जो स्थल था उन्होंने कहाँ बताया था। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत वर्मा, या चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, उन्होंने बताया था, बोबिलोव जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था भारत वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुलन मक्का की जाति नहीं है। संकुलन मक्का की जाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए श्वेता, ऑप्शन नंबर बी कंचन, ऑप्शन नंबर सी गंगा 3, ऑप्शन नंबर डी अंबर। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो संकुलन मक्का है उसकी कौन सी प्रजाति इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कैसी है हमारी हाइब्रिड मक्का, यानी कि गंगा 3 जो कैसी है हाइब्रिड मक्का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी मैंने कल्टीवेशन है वो अपनी क्या करा रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के देखने के बाद उन कल्टीवेशनों को देखें। हॉर्टिकल्चर की और एग्रोनॉमी की सारी क्लासें करा रखी हैं, और एनिमल हस्बेंड्री की भी क्या मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लासें करा रखी हैं, जो ज़्यादातर आपके यूपी कैटेट एग्जाम या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें क्या पूछी जाती है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि मक्का की फसल में जो खरपतवार हो जाते हैं, जो क्या है बीड हो जाते हैं, उनके नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के लिए सीमा जीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगी, आपने क्या पढ़ भी रखा होगा, जितने भी सीमा जीन होते हैं, जो भी खरपतवार हम सबसे पहले क्या बुवाई से पहले क्या यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या सीड बोने के बाद अगर करेंगे तो सीड बोने के बाद क्या वो ख़त्म क्या है सीड को क्या प्रभाव डालते हैं, उसके जर्मिनेशन को क्या कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए खड़ी फसल में करना चाहिए, जब हमारी खड़ी फसल है तब उस समय लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अंकुरण से पूर्व लगा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अंकुरण के बाद या किसी भी टाइम। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप क्या अपने खेत में मक्का की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपको क्या सबसे पहले अपनी बीडी साइड का क्या प्रयोग करना चाहिए, जिसका नाम है सीमा जीन, ठीक है। ये क्या है बीड को कंट्रोल रखेगी, यानी कि अंकुरण से पहले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां। कह रहा है कि वर्षा प्रजाति है, वर्षा किसकी वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर ए किसकी है धान की, ऑप्शन नंबर बी ज्वार की, ऑप्शन नंबर सी बाजरे की, ऑप्शन नंबर डी मक्का की।
तो दोस्तों वर्षा जो प्रजाति है वो हमारी किसकी है उसके बारे में क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप क्या ज्वार, ठीक है, किसकी है, ज्वार की है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बाजरे का जन्म स्थान माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भारत को, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील को। तो दोस्तों भारत जो माना जाता है किसका माना जाता है, बैंगन का, ठीक है, किसका, बैंगन का है। ठीक, उसके बाद अमेरिका किसका माना जाता है, आलू का। ठीक, उसके बाद अफ्रीका किसका माना जाता है, बाजरे का, किसका, बाजरे का। ठीक है, और ब्राज़ील किसका माना जाता है, अनानास का। ठीक है, अनानास का। ये आपको क्या मैंने चारों ऑप्शन बता दिए हैं। अमेरिका क्या है, जितने भी सोलेनेसी कुल है ज़्यादातर उनका क्या है, सोलेनेसी कुल का भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक, सोलेनेसी कुल होते हैं ज़्यादातर उनका क्या अमेरिका होता है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है। दोस्तों जो अर्गट रोग है वो किस फसल में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेज में, ऑप्शन नंबर बी राइस में, ऑप्शन नंबर डी बाजरे में, ऑप्शन नंबर डी पटैटो में। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अर्गट है वो बाली को डैमेज करता है, किसकी, बाजरे की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, बुवाई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए। जब दोस्तों हम अपने खेत में क्या आलू की बुवाई करते हैं तो उसका क्या है, आकार होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर का वो आलू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेट रखते हैं 20 से 25 ग्राम का क्या है, वेट होना चाहिए बुवाई के समय लगाते टाइम आलू को। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च की मात्रा का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन नंबर बी 14%, ऑप्शन नंबर सी 18%, ऑप्शन नंबर डी 24%। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है 10 से 12, जैसे धान है, गेहूँ है, इनमें पाई जाती है। ठीक है, इन सब में पाई जाती है। और जो आलू में कितनी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18%। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। दोस्तों आलू जब बनता है उसका जो ट्यूबर है उसके फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों कितना होना चाहिए, 15 से 12 डिग्री से 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन नंबर डी 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है। सोलेनाइजेशन एक एक्टिविटी होती है, वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मूली से, ऑप्शन नंबर बी है आलू से, ऑप्शन नंबर सी है शकरकंद से, ऑप्शन नंबर डी है प्याज से। तो दोस्तों सोलेनाइजेशन जो होती है वो हमारे किससे संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किससे है, आलू से। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, भूमि में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा क्ले मिट्टी की सापेक्षता जो प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों जब क्या है, बालू है, सिल्ट है, चिकनी मिट्टी है जिसे बोलते हैं क्ले मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं क्ले मिट्टी। तो उसकी सापेक्ष प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मृदा का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी मृदा का गठन करना, ऑप्शन नंबर सी मृदा का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी मृदा का क्लोराइड। तो दोस्तों ये जो कहलाती है हमारी क्या कहलाती है, मृदा का गठन करना। इन सब से क्या मृदा एक बनती है। ठीक है, इसलिए क्या हम मृदा का गठन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भूविज्ञान है परिषद उसके अनुसार सिल्ट जो कण होते हैं, ठीक है, यानी कि सिल्ट कणों का व्यास कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के, मतलब किसी भी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इससे क्या आपको 100% मिलेगा, क्योंकि इसके क्या 4 भागों में इसने क्या अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान ने
बांटा है। ठीक है, उसके बाद क्या मैं एक वीडियो उसके लिए भी क्या ला दूंगा अगली वीडियो के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए 2 से 0.2 मिली में, ऑप्शन नंबर बी है 0.20 से 0.00 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 0.002 से 0.002 में। डी है 0.002 से कम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 14 प्रश्न कह रहा है कि कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा होती है। कपास के लिए जैसे देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्या मैंने जितने प्रैक्टिस सेट का है उनमें भी क्या बार बार क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए दोमट में, ऑप्शन नंबर बी लाल मृदा में, ऑप्शन नंबर सी काली मृदा में, ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी में। तो दोस्तों कपास को ज़्यादातर क्या हम उपयुक्त मृदा जो होती है उसके लिए कौन सी होती है, काली मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है। दोस्तों जो हम क्या दो फसलों के बीच में ली जाने वाली फसल को क्या क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सहायक फसलें, ऑप्शन नंबर बी सहचर वाली फसलें, ऑप्शन नंबर सी नकदी फसलें, ऑप्शन नंबर डी अंतर्वर्ती यानी कि कैश फसलें। तो दोस्तों जब हम क्या दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल को क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, डी यानी कि अंतर्वर्ती फसलें यानी कि कैश क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, जिसे बोलते हैं हम कैश क्रॉप, जैसे जूट है, गन्ना है, ये ठीक है उसमें आती हैं। सहचर फसलें कौन सी होती हैं, जो क्या है हम अपनी फसल के और पास क्या लगाते हैं। ठीक है, सहायक फसलें भी वही होती हैं जो क्या हमारी बॉर्डर की क्या है रक्षा करती हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 16 कह रहा है कि टिट्टिकम एस्टिबम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों गेहूं की कई स्पीसीज है, उसके बारे में मैंने अच्छी तरह से क्या आपको एक्सप्लेन किया है। आप एक बार सगरी कल्टीवेशन जाकर देखना, तभी आपको क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर है 21, ऑप्शन नंबर बी 42 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 46 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 40 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, कितने होती है, 42 की। ठीक है, कितने होती है, 42 की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेहूं में करनाल बंट रोग का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से लगता है, ऑप्शन नंबर बी विषाणुओं के द्वारा लगता है, ऑप्शन नंबर सी फफूंदी द्वारा लगता है, या ऑप्शन नंबर डी सूत्रकृमि के द्वारा लगता है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये करनाल बंट है, ये कहाँ से आया था, हमारे करनाल में सबसे क्या पहले क्या देखा गया था। ठीक है, जो वहाँ पर क्या रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर क्या सबसे पहले देखा गया था, उसके बाद इसी के नाम पर क्या करनाल बंट पड़ा। ठीक, तो ये किसके द्वारा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फफूंद के द्वारा। ठीक है, बाली को क्या काली कर देता है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए मक्का में, ऑप्शन नंबर बी गन्ना में, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू में, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली में। तो दोस्तों जो कम अवस्था होती है नाइट्रोजन की, आपको पता होगी जितनी भी हमारी दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्या क्षमता होती है। ठीक है, तो उन्हें क्या हम न्यूनतम क्या कम से कम क्या नाइट्रोजन देते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा लगेगा, कौन सी दलहनी फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनकी मूंगफली। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 कह रहा है कि चने का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर 1 केजानस गजानन, ऑप्शन नंबर पाइसम सेटाइबम, ऑप्शन नंबर सी सिसर एराइटिनम, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन मैक्स। तो दोस्तों आपको पता होगी चने का जो बोटनिकल नेम होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिसर एराइटिनम। केजानस गजानन किसका होता है, अरहर का, किसका होता है, अरहर का। ठीक है, अरहर का होता, ये किसका होता है आपका, मटर का। ठीक, ये किसका होता, कपास का। ठीक है, ये क्या मैंने चारों आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 कह रहा है कि पैगिंग यानी कि अधिकीलन किस फसल से संबंधित है। दोस्तों ये पैगिंग की क्रिया करते हैं वो किससे संबंधित है, किससे एक्टिविटी है। तो ऑप्शन नंबर ए मूंगफली में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी मक्का में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी गन्ने में करते हैं, ऑप्शन नंबर डी गांठ गोभी में करते हैं। तो दोस्तों पैगिंग जो होती है वो किस में होती है, मूंगफली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 21
कह रहा है कि लोहित प्रजाति है, लोहित जो है किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी की, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन की, ऑप्शन नंबर सी कपास की, ऑप्शन नंबर डी चने की। तो दोस्तों लोहित जो वैरायटी है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसकी है? कपास की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 22। कह रहा है कि पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 14%, ऑप्शन नंबर सी 17%, ऑप्शन नंबर डी 21%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 से 18 आती है। ठीक है, ज़्यादातर आपको कहाँ 18 भी मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 23। कह रहा है कि गन्ने में अर्धसाली फसल की बुआई कब करते हैं? अर्धसालीन की बुआई करते हैं कौन से महीने में करते हैं गन्ने में? ऑप्शन नंबर ए फरवरी में, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर सी मार्च में, अप्रैल में सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जुलाई में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, गन्ने की अर्धसालीन की हम बुआई करते हैं वो कब करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल में। ठीक है, कब करते हैं? अप्रैल में। उसके बाद अगला प्रश्न है 24। कह रहा है कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों प्राइमिंग की जो एक्टिविटी है वो किस फसल में की जाती है, किस क्रॉप के अंदर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए चना में, ऑप्शन नंबर बी कपास में, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू में, ऑप्शन नंबर डी मटर में। तो दोस्तों प्राइमिंग जो की जाती है क्रिया वो किसके अंदर की जाती है? तंबाकू के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 25। बरसीम की फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। दोस्तों बरसीम की जड़ें होती हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम फ्लोजियोलेजी, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम जैंथोनिकम, ऑप्शन नंबर डी है राइजोबियम ट्राइफोलियम। तो दोस्तों आपको पता होगी जो बरसीम की जड़ें होती हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? इसके नाम पे बोटनिकल के नाम पर क्या आप देख सकते हैं, ट्राइफोडियम अलेक्जेंड्रम होता है बरसीम का बोटनिकल नेम। तो आप इस क्या राइट आंसर कर सकते हैं अपने दिमाग से भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 26। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल मृदा, ऑप्शन नंबर डी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी ऊसर व अम्लीय मृदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? हमारा जलोढ़ मृदा, यानी कि सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ होती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो साउथ का एरिया है उसमें ज़्यादातर क्या लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 27। कह रहा है कि मृदा संरचना है। ऑप्शन नंबर जो कण का आकार होता है का वितरण करना, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के कणों का समूहकरण करना, ऑप्शन नंबर सी मृदा के कणों का विन्यास करना, ऑप्शन नंबर डी मृदा का सुगठिता करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा के कणों होते हैं उनका विन्यास करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे अधिक सहजनन का गुण किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है? किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बलुई मृदा में, ऑप्शन नंबर डी दोमट मृदा में, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सहजन का मतलब होता है गुण की मृदा एक ये पाई जाती है, यानी कि पानी रोकना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती है वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है? सहजन उनकी समझ सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिकनी मिट्टी के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है 29। कह रहा है कि जो हमारा पोटास है, ठीक है, कौन सा है? पोटास, एक काट देना इसमें से, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। अगर हम ज़्यादा क्या पोटास देते हैं तो वो क्या बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी पौधों की प्रकाश संश्लेषण की दर है उसको बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी पाला प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी जड़ों में अधिक वृद्धि करता है। तो दोस्तों पोटास जो देते हैं वो हम किस लिए देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौधों की रोग होगी, प्रतिरोधक क्षमता होगी, उससे बढ़ाएगा, जिससे पौधा को कोई इफेक्ट ना आए, किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीज ना लगे, अच्छी उसकी गुणवत्ता बनाए रखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसका क्या है आपको कमेंट में बताना है आंसर। ठीक है,
कह रहा है कि 30 अधिकांश पौधे द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है। तो ऑप्शन नंबर है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस के रूप में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना, और जो मैंने अब तक 29 प्रश्न कराए थे इस वीडियो के अंदर, आप एक बार कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यूपी कैटेट ICR या BHU की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली बेस इस पर क्या है क्लासें लाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों अगर आपको क्या है नोट्स भी चाहिए, ठीक है, क्या आपके सबसे बड़ी बात होती है नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दूं आपको क्या काम करना पड़ेगा मेरे से नोट्स लेने के लिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इस नंबर पर क्या है मैसेज करें, ठीक है, 95 28 63 90 99, इस पर क्या व्हाट्सअप मैसेज करें और मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि मेरे कुछ साथ जुड़े हुए हैं 20 बच्चे हैं लगभग जुड़े हुए उस ग्रुप में, ठीक है। अगर आप भी उनकी तरह फ्री नोट्स पाना चाहते हैं, अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, ठीक। पर शर्त एक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी क्या आपको वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बस आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, ठीक है। धन्यवाद।